जा रहे हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब ये रियल नंबर होते क्या है, इसके लिए हमें कुछ नंबर करने पड़ेंगे। अब उन नंबर में ही सबसे पहले हम करते हैं रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को क्यू से लिखा जाता है। और रेशनल नंबर होते क्या है? ऐसे नंबर जिन्हें P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है वो नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। इफ एनी नंबर कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू बट Q is not equal to 0, then the number is called rational number. अब P upon Q की फॉर्म में लिखना, P upon Q में हम क्या लिख सकते हैं? 2 upon 1 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। 9 upon 5 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर हम लिखे 1 upon 0, लेकिन यहां पर देखो अगर हमने लिखा 1/0 तो हमारे पास Q की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0, वेयर Q इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आ जाए देन ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये मैंने इस तरह से सिंबल लगाया है, इस तरह से मैंने सिंबल लगाया है। अगर हमारे पास जैसे मैंने अभी लिखा 2/1, 2/1 ये एक रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे? 2/1 रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। तो 2/1 रेशनल नंबर है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी ये इसको बिलोंग करता है। तो 2/1 एक रेशनल नंबर है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2/1 इज अ रेशनल नंबर। इन शॉर्ट इसे इस तरह से लिखा जाता है, 2/1 बिलोंग्स टू क्यू। लेकिन अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है, जैसे 1/0, अगर किसी वैल्यू के अपॉन में 0 आ जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे? अब रेशनल नंबर नहीं है यानी नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, तो बिलोंग का साइन लगा के बीच में हमने नोट की लाइन लगा दी। ये लाइन कहीं पर भी अगर हमने जैसे इक्वल लिखा, इक्वल के साथ ये लाइन लगा दी तो ये नॉट इक्वल हो गया। बिलोंग क्या है? बिलोंग के साथ हमने ये लाइन लगा दी तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो 1/0 क्यू को बिलोंग नहीं करता है, इट मींस 1/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, अब रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4/7। अगर हम 4/7 को डिवाइड करें, यानी 4 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो क्या आएगा हमारे पास? 0.075 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, डिवाइड करना तो आप सबको आता है ना, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0। अब देखो हमने जहां से स्टार्ट किया था हम वहीं पर पहुंच गए। इट मीन्स आगे की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिपीट हो जाएगी, 5 7 1 4 2 8, ये सेम वैल्यू आएंगी। इट मीन्स अगर हम अब रेशनल नंबर में डिवाइड में वैल्यू आती है, लेकिन डिवाइड में भी वैल्यू वो ही आएंगी जिनको अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर हमारे पास या तो वैल्यू कहीं ना कहीं पर खत्म हो जाए। जैसे हम 2/5 लिखते हैं तो 2/5 का मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.4, ये आएगा ना, तो ये 0.4 पे खत्म हो चुकी है। या फिर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिपीटेशन आ जाए, जैसे 0.5711428, आगे जो सॉल्यूशन आएगा वो फिर से 5711428, अगेन 5711428, यानी रिपीट होती रहेगी वैल्यू। तो डिवीजन में यानी फ्रैक्शन में वैल्यू वो ही होगी इसमें जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या रिपीटेशन उसमें आ जाए। ओके, देन ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, इसके अलावा नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे।
इट मीन्स अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड में जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास रिपीट ना हो, चलता रहे, कभी भी खत्म ना हो, देन वो हमारे पास नंबर कहलाता है इरेशनल नंबर। आई रिपीट, अगर किसी भी डिवीजन में जो क्वोशंट आता है वो कभी भी खत्म ना हो, देन वो क्या कहलाता है हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल होते हैं रूट में वैल्यू, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7। तो ये रूट की वैल्यू जो होती है अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन चलता रहेगा, कभी भी रिपीट वैल्यू नहीं होगी। रिपीट वैल्यू का मीन्स ये है कि हमारे पास 1 दोबारा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका मीन्स ये है कि हमारे पास वैल्यू सिमिलर फॉर्म में रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। तो इसका मीन्स ये नहीं है कि 4 हमारे पास रिपीट हो गया तो ये रेशनल नंबर होगा। आगे हमारे पास 4 के बाद 1 आ रहा है, अगर हम रूट 2 को सॉल्व करें तो 4 के बाद हमारे पास 1 नहीं आएगा, कोई दूसरा नंबर आएगा। ओके, आगे समझ में? रिपीट का मीन्स पूरी की पूरी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अभी डिवाइड किया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा तो 571428 अगेन 571428 ही आएगा। लेकिन बाय चांस अगर हमारे पास सॉल्यूशन होता है 571428 आगे 52 तो ये रिपीटेशन में काउंट नहीं होगा। ओके, जब तक हमारे पास पूरा का पूरा नंबर रिपीट नहीं हो जाता तब तक वो रिपीटेशन में नहीं आएगा। और अगर वो रिपीटेशन में आ रहा है देन वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, आगे समझ में? अब इरेशनल नंबर में रूट 2, रूट 3, रूट 5 या पाई की वैल्यू होती है, पाई भी इरेशनल नंबर होता है। पाई का सॉल्यूशन आप लोग क्या लिखते हो? 22/7 लिखते हो। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है? एक इरेशनल नंबर की फॉर्म में आती है, यानी नो रिपीटिंग वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू वैसे लिखी क्या जाती है? 3.14159 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू लिखी जाती है। अब यहाँ पर देखो 1 रिपीट तो हो गया, लेकिन 1 के बाद 4 रिपीट नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है। 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 एंड सो ऑन। ओके, तो ये वैल्यू नॉन रिपीटिंग है, तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? न तो रेशनल नंबर से रिलेटेड न इरेशनल। हमारा चैप्टर है रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके जो भी नंबर बनते हैं वो नंबर हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। आई रिपीट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके जो भी नंबर बनते हैं वो नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को R से लिखा जाता है, रेशनल नंबर को Q से लिखा जाता है। अब जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल कहलाएंगे। अब रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बने, तो अगर रियल नंबर में से हम रेशनल नंबर को हटा दें, आई रिपीट, अगर हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दें तो वो नंबर हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? R माइनस Q से, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर से। ओके, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर ये रियल नंबर बनते हैं। अब अगर हमें इरेशनल नंबर को लिखना है, रियल नंबर को R से लिखा जाता है, तो इरेशनल नंबर किसके इक्वल होगा? हमारे पास R माइनस Q के इक्वल होगा। तो इरेशनल नंबर इज इक्वल टू R माइनस Q। तो इरेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? R माइनस Q से। ओके, समझ में आया ना? इसके अलावा रेशनल इरेशनल के अलावा और भी नंबर होते हैं, लेकिन वो इन्हीं में ही इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे एक होते हैं नेचुरल नंबर। आप इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि ये नंबर सिर्फ आपके मैथ में नहीं हर जगह पर काम आते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ये नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो कि इंफिनिटी तक चलते हैं। ये नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जो नेचर से बने हैं वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचर से बने हुए नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट होते हैं होल नंबर। मैं फिर से कह रही हूं, आप इन नंबर को नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके हर जगह काम आएंगे। नेक्स्ट होता है होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, ये नेचुरल नंबर है, अगर हम इसमें 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं इंटीजर्स। इनको किससे डिनोट किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर हम होल नंबर में एंड सो ऑन, ये होल नंबर है, इसमें नेगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर दें
तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। ओके, समझ में आया ना। नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया, 0 को ऐड कर दिया तो वो होल नंबर, होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दिया तो वो इंटीजर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर को P से डिनोट करते हैं, ये हमेशा 1 से ग्रेटर होते हैं। प्राइम नंबर हमेशा 1 से ग्रेटर होते हैं, इट मींस 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 और 2 से ग्रेटर होते हैं। इट मींस प्राइम नंबर क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, जो कि बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। प्राइम नंबर केवल और केवल 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, यानी 2 से ग्रेटर होती है। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर 2, 3, 4, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 कंपोजिट में आएगा। 6, 8, 9, 10, 12, ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ये सबके फैक्टर 2 से ज्यादा है। 4 का फैक्टर 1, 2, 4, 6 का फैक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो 1, 2, 3, 6, इसी तरह 8 का फैक्टर कैलकुलेट करें तो 1, 2, 4, 8। जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनके जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे। ओके, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, या अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, देन वो इवन नंबर होगा। और अगर किसी नंबर के लास्ट में, इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वो नंबर ऑड नंबर कहलाता है। ओके, अब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया, ये सारे नंबर मिलकर ही रियल नंबर कहलाते हैं। रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर कहलाते हैं, लेकिन रेशनल और इरेशनल जो नंबर है वो इन्हीं में इंक्लूड हो जाते हैं। रेशनल नंबर जो है वो इन्हीं में आ जाते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर, ये भी रेशनल नंबर होंगे ना, क्योंकि 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, ये सारे रेशनल नंबर है। होल नंबर 0/1, 1/1, 2/1, अगेन ये सारे रेशनल नंबर है। इंटीजर्स अगर हमने अपॉन 1 कर दिया तो ये भी रेशनल नंबर हो गए हमारे पास। ये सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर भी रेशनल नंबर होंगे, इवन नंबर भी रेशनल और ऑड नंबर भी रेशनल। तो ये सारे रेशनल नंबर है। तो ये कह सकते हो कि इन सारे नंबर को मिलाकर जो भी नंबर आता है वो रियल नंबर होता है। या ये कह सकते हो कि रेशनल और इरेशनल को मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, अब इनको डिनोट किस किस से किया जाता है? नेचुरल नंबर n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर w से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स इसे i या z से डिनोट किया जाता है, प्राइम नंबर इसे p से डिनोट किया जाता है। क्लियर? ये इनका रियल नंबर को हमने अभी बताया r से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को r से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर को q से और इरेशनल नंबर को r - q से डिनोट किया जाता है। क्लियर? कहीं पर भी बुक में आपके लिखा हुआ है कि n, इट मींस n एक नेचुरल नंबर होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है वहां पर कि ये n है क्या। n का मींस नेचुरल नंबर। अगर कहीं पर r लिखा है इट मींस वो नंबर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट सब कुछ पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप नंबर सिस्टम के बारे में डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट 10th का चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है रियल नंबर, उसका इस रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये
यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? बिल्कुल सिंपल से है, इसका नाम थोड़ा टफ है लेकिन ये आसान सा मेथड है। डिवीजन का मीन्स तो आपको पता है, डिवाइड करना। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। लेमा का मीन्स होता है जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ओके, डिवीजन यानी डिवाइड करना, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नेम है, और लेमा इट मीन्स जिसे हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब ये है क्या? सिंपल वे में बताएं तो ये है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है, जहां पर r की जो वैल्यू है वो 0 और b के बीच में होती है, 0 या 0 से ग्रेटर और b से स्मॉल। ओके, ये लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। अब ये सब है क्या? a क्या है, b क्यू r, या ये लिखा कैसे है? तो इसे समझने के लिए देखो, हम एक सिंपल सा डिवीजन लेते हैं। मान लो हम 3 को डिवाइड करें 7 से। ओके, या हम लिख लेते हैं 3 को 17 से डिवाइड किया। तो आपको डिवीजन तो आता है ना, डिवाइड करना तो आता है। 3 5 जा 15, हमारे पास क्या बचा? 2। ओके, इसको आप क्या कहते हो? रिमाइंडर कहते हो। ये क्या कहता है हमारे पास? रिमाइंडर। ये क्या कहलाता है? क्वोशंट। ये क्या कहलाता है? डिविजर, डिवाइजर, और ये डिवाइडेंट। यही होता है ना। अब हमने क्या किया? 17 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशंट आ रहा है 5 और रिमाइंडर आ रहा है 2। हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू का मीन्स होता है क्वोशंट। क्वोशंट को इन शॉर्ट लिखा जाता है क्यू से, रिमाइंडर को लिखा जाता है r से। a और b होते हैं। डिविडेंड को लिखा जाता है a से और डिवाइजर को लिखा जाता है हमारे b से। तो देखो a की जगह क्या है हमारे पास? 17, b की जगह है 3, q की जगह है 5 और प्लस r की जगह है 2। अब देखो साथ में हमने क्या लिखा? 0 इज लेस देन इक्वल r की जगह 2, लेस देन b की जगह हमारे पास क्या है? 3। ओके, अब अगर हमने 17 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो देखो 3 5 या 15, 15 और 2 17, 17 इक्वल 17 आ रहा है। साथ में कंडीशन क्या आ रही है कि 2 की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर और 3 से स्मॉल है। क्लियर है ना? यानी अगर हम किसी भी डिवाइड को करते हैं, किसी भी वैल्यू को, किसी भी 2 पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं, आई रिपीट, मैंने क्या बोला? अगर हम कितनी भी 2 पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, हमें पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड करना है, नेगेटिव को नहीं। तो अगर हम कितनी भी 2 पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो सॉल्यूशन आता है वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है, जहां पर r की वैल्यू b से स्मॉल, b का मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे स्मॉल और 0 से ग्रेटर होने चाहिए, या तो 0 या 0 से ग्रेटर। अब देखो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे स्मॉल होनी चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3 आ जाता है, इसकी जगह अगर हमारे पास 3 आ जाता तो हमारे पास रिमाइंडर 3 नहीं होता, हम इसे और डिवाइड करते। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो b से स्मॉल होनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, ये लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है ना? यूक्लिड लेमा क्या है? डिवीजन लेमा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF। अब HCF हम तो अभी यूक्लिड पढ़ रहे थे, साथ में HCF कहां से आ गया? तो HCF और यूक्लिडियन का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अब किस तरह से? देखो HCF ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो HCF, H का मीन्स होता है हाईएस्ट, C का मीन्स होता है कॉमन, और F का मीन्स होता है फैक्टर। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन भी आपको पता होगा किस तरह से लिया जाता है, फैक्टर। तो पहले हम अलग अलग, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर क्या होते हैं? जैसे हमें 15 के फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, यानी 15 किस टेबल में आता है, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3, 5 एंड 15। ये 15 के फैक्टर होंगे। अगर हमें 24 के फैक्टर कैलकुलेट करने हैं तो 20 फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 24। ओके, तो 24 किस टेबल में आता है? तो वो 24 के फैक्टर हो जाएंगे। 24 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है,
3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 6 4 जा 24, 7 में नहीं आएगा, 8 3 जा 24, इसके अलावा 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24। तो 24 के फैक्टर क्या हुए हमारे पास, 1 2 3 4 6 8 12 24। ओके, अब HCF हमारे पास ये फैक्टर हो गया। कॉमन क्या होता है, कॉमन का मीन्स होता है किन्हीं भी दो वैल्यू में कॉमन कैलकुलेट किया जाता है, दो या दो से ज्यादा वैल्यू में। यानी अगर हमें कॉमन फाइंड करना है, जैसे हमें 2 और 4 में कॉमन वैल्यू निकालनी है, अगर हम 2 और 4 में कॉमन वैल्यू निकालें तो ऐसी वैल्यू जो 2 में भी आ रही है 4 में भी आ रही है। तो देखो 2 में तो 2 और 1 आ रहा है, 2 × 1, 4 में 2 × 2 आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 2 दोनों में आ रहा है ना, तो 2 हमारे पास कॉमन वैल्यू आ जाएगी। ओके, थोड़ा बड़ा नंबर है, हम जैसे हमने लिया 15 और 24, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 या 15, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये लिख सकते हैं। तो 15 और 24 इनमें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, देखो 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 3 इन दोनों में कॉमन वैल्यू होगी। इसके अलावा 5 यहाँ है तो 5 24 के फैक्टर में नहीं है, 24 में नहीं है। अगर 2 यहाँ पर है तो 2 15 वाले मल्टीपल में नहीं है। ओके, तो 15 और 24 में कॉमन वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 3 हुई। ये तो कॉमन वैल्यू होगी, ये फैक्टर हो गए। अब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, यानी जो फैक्टर कॉमन है हमें वो लेने हैं। नेक्स्ट क्या, हमने फैक्टर चेक कर लिया, कॉमन चेक कर लिया। अब हमें क्या देखना, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 15 और 24 के कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 24। अब देखो 15 और 24 के फैक्टर तो हमें पता है कौन कौन से हैं, इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं है ना। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हुए, 1 और 3 हुए। हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालिए, हाईएस्ट, हाईएस्ट का मैं सबसे बड़ा, जितने भी कॉमन फैक्टर आए उनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 24। ये क्या है हमारे पास, अब कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 3, उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 3। इट मीन्स 15 और 24 का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। आए समझ में, ये HCF कैलकुलेट करने की का मेथड है जो आप पहले कर चुके हो। मैंने यहाँ पर वही मेथड करवाया जो आप पहले कर चुके हो, मैंने अभी नया मेथड नहीं करवाया यहाँ पर। क्लियर है। अब देखो हमने 15 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कैलकुलेट किया, जो 3 आया हमारे पास। लेकिन ये प्रोसेस करने में हमें फैक्टर भी कैलकुलेट करना पड़ा और कुछ थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हुआ। लेकिन इसी प्रोसेस को हम डिवीजन के मेथड से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी हम HCF को कैलकुलेट करेंगे और HCF हम HCF को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से नहीं, डिवीजन के मेथड से। उसके लिए अब एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम का मीन्स ये डिवीजन है तो आपको पता चला ना, डिवाइड करना, यानी हमें डिवीजन का मेथड अप्लाई करना है। एल्गोरिथम क्या होता है कि हम HCF को कैलकुलेट करने के लिए जो जो स्टेप अप्लाई कर रहे हैं वो एल्गोरिथम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फैक्टर फाइंड किए, उन फैक्टर से हमने कॉमन फैक्टर निकाले, उन कॉमन फैक्टर से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, तो हमारे पास HCF आ गया 3। तो हमने जो जो स्टेप अप्लाई किए ये एल्गोरिथम कहलाता है। अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम करना है, यानी डिवाइड के मेथड से हमें HCF कैलकुलेट करना है। हमने अभी 15 और 24 का ही निकाला, उसी को फिर से हम करते हैं इस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 24 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
इस मेथड से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो डिवीजन का जब मेथड अप्लाई करेंगे तो डिवीजन डिवाइड करना है किसको, 15 और 24 को। अब 15 और 24 में जो बड़ी रकम है उसे तो हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और जो स्मॉल वैल्यू है उसे हम डिवाइड के बाहर रखेंगे, यानी 24 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो हमारा 15 1 जा 15 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 9। अब ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को तो हम बाहर रखेंगे, यानी हम रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेंगे। और डिवाइडर किसको बनाएंगे, जो हमारा पहले डिवाइजर था। तो पहला डिवाइजर के हमारे पास क्या था, 15 था, 15 को हम डिवाइडेंट बना लेंगे, यानी 15 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब 15 को 9 से डिवाइड किया तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमारे पास क्या आएगा 9 1 जा 9। यहाँ पर क्या देगा 6। अब 6 क्या रिमाइंडर। ये प्रोसेस हमें कब तक करना है, जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हम इस डिवीजन को करते रहेंगे। अब देखो 6 रिमाइंडर आया तो 6 को तो हम डिवाइजर बना लेंगे और डिविडेंड किसे बनाएंगे, जो पहले डिवाइजर था, यानी 9 को हम यहाँ पर डिवाइड के अंदर लिखेंगे। 6 1 जा 6, यहाँ पर हमने छोटी वैल्यू ली है, 9 में से 6 कट किया तो 3। अगेन रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया ना, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, सॉरी 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। हमें सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 24। हमारा रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमारा डिवाइजर 3 था, यानी जब हमने 3 से डिवाइड किया था। तो लास्ट रिमाइंडर 0 कब आया, उस टाइम डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर 3 है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यानी लास्ट किस वैल्यू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो एचसीएफ होगा गिवन नंबर का। समझ में आया। ये प्रोसेस है यूक्लिड एल्गोरिथम के लिए, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से हम इस तरह से एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, क्योंकि ये काफी छोटा नंबर था 15 और 24, इसे आप फैक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कहोगे हमें डिवाइड करने की क्या जरूरत है, तो डिवाइड करने की जरूरत हमें इसलिए है अगर हम कोई एक बड़ा नंबर लें। तो देखो फॉर एग्जांपल हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने एक और नंबर लिया 4052 एंड 12576, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। अब ये नंबर क्या है हमारे पास, अगर हम इसके फैक्टर कैलकुलेट करने लगे, फैक्टर क्या थे याद है ना, अभी मैंने आपको बताया था 4052, यानी 4052 किस किस टेबल में आता है हमें वो चेक करना है। अब इतनी बड़ी डिजिट का हम ये तो चेक नहीं कर सकते ना कि ये किस टेबल में आएगा, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम काफी आसान रहता है। तो देखो अगर हम एचसीएफ निकालें बाय यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा, तो हमें किससे डिवाइड करना है, 12576 को डिवाइड किससे करना है, 4052 से। ओके, तो किससे डिवाइड होगा ये, 4 1 जा 4। अब देखो सिंपल सा प्रोसेस, ये 4 है, ये 12 है, तो 4 3 जा 12, तो या तो सॉल्यूशन 3 पे आएगा या 3 से कम आएगा। तो हम 3 पे चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 2 156, वैल्यू छोटी आ रही है ना, तो इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यू डिविडेंड से लार्ज आ जाए, कम है कि ये 2 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास यहाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 पे सॉल्यूशन क्या है, 4052 को 3 से मल्टीपल किया तो वैल्यू क्या है 12156। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या आएगा हमारे पास, 6 में से 6 कट किया तो 0, 7 में से 5 कट किया तो 2, 5 में से 1 कट किया तो 4। ओके, अब 420 को किससे डिवाइड करना है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपका हर डिवाइड कंफर्म हो जाए। 420 यहाँ पर है, यानी 420 डिविजन है, तो हमारे पास डिविडेंड क्या होगा, 4052 होगा। 420 का टेबल अगर हम करें, ये 4 है, ये 4 है, तो 420 1 पे तो जाएगा नहीं, इट मीन्स ये 9 पे, 4 10 जा 40 होता है ना, तो ये 9 पे जाएगा, क्योंकि 10 पे करेंगे तो हमारे पास 4200 आएगा, तो ये 9 पे कट होगा, तो 429 जा कितना आएगा, 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 1 37, तो इसे कट किया तो हमारे पास क्या आएगा 2, यहाँ पर 7
एंड 9 रह जाएगा, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 3 0। अब 272 ये तो हमारे पास हो गया डिविजर। हमें किसको डिवाइड करना है? 420 को। पहला डिविजर के हमारे पास 420 था ना, अब 420 को 272 से डिवाइड करेंगे तो 272 बन जा 272। इनको कट किया तो हमारे पास 8, यहाँ पर क्या बचा 1 1, 11 में से 7 कट किया 4 एंड 1, 148। यानी हमें नेक्स्ट डिवाइड क्या करना है? 272 को 148 से डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करते रहेंगे? जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ पर रिमाइंडर 148 आ रहा है तो हम रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेंगे और पहले वाले डिवाइजर को डिविडेंड बना लेंगे। यानी 272 को डिवाइड करेंगे 148 से तो 148 बन जा 148। फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया? 12 माइनस 8 4, यहाँ पर 6 रह जाएगा, 6 माइनस 4 2 और 2 माइनस 1 1। अब 124 यानी 124 को तो हमने डिवाइजर बना लिया, 148 को हम डिवाइड करेंगे 124 से। 124 बन जा 124 तो 8 माइनस 4 4 माइनस 2। ओके, अब 24 रिमाइंडर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट जो डिवाइड होगा वो क्या होगा? 124 को 24 से। 24 5 जा 120 होते हैं ना, 24 5 120 तो 24 5 जा 120, डिवाइड किया तो 4, कट किया तो 4। अब 4 हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हमने डिवाइजर बना लिया और 24 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 6 जा 24। ओके, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 0 आ गया ना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम HCF फाइंड कर सकते हैं। तो HCF ऑफ 4052, दो नंबर कौन कौन से थे हमारे पास? 1 2 5 7 6। तो इनका HCF क्या होगा? लास्ट रिमाइंडर 0 कहां पर आ रहा है हमारे पास? यहाँ, यानी जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों नंबर का, गिवन नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 के इक्वल हो जाएगा। तो HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 4। ओके, इस तरह से आप किसी भी नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हो। अगर आप इनके फैक्टर कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो काफी लेंथी या ये कह लो क्या काफी टफ हो जाएगा। इसके लिए डिवीजन करना आसान होता है। डिवीजन में इतनी मुश्किल नहीं होती। आप सेकंड क्लास से थर्ड क्लास से डिवाइड करते आ रहे हो तो डिवीजन में इतनी मुश्किल नहीं होती, तो आप डिवीजन कर सकते हो फैक्टर निकालने के बजाय। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझा है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38220 बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। यानी हमें इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है यूक्लिड एल्गोरिथम से। ओके, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी, आपके हर डाउट को मैं क्लियर करूंगी। ओके, इसके अलावा अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।